एसडीएम साहब की पोस्टिंग अयोध्या के अंदर होती है और वहां पर मेहनत और ईमानदारी से वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन कभी कभी एसडीएम साहब को पुरानी अपनी कुछ बातें ऐसी याद आ जाया करती जिनको याद आने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाया करते। अब जब उनकी पोस्टिंग यहाँ पर हो गई है तो वो मंदिर पर पूजा करने के बारे में सोचते हैं और अगले ही दिन वहाँ से मंदिर पर पहुँच जाते हैं पूजा करने के लिए और वहाँ जाकर इधर उधर फूल देखने लगते हैं पूजा के लिए और एक बुजुर्ग महिला से जाकर फूल खरीदने लगते हैं। जिस बुजुर्ग महिला से एसडीएम साहब फूल खरीद रहे थे उससे थोड़ी ही दूर एक और लड़की फूल बेच रही थी जिसने एसडीएम साहब को देखते ही अपने चेहरे को छुपा लिया था और वह अजीब निगाहों से एसडीएम साहब की तरफ देख रही थी। अब एसडीएम साहब वहां से फूल खरीद के आगे चले जाते हैं और इसके बाद वह लड़की भी आराम से फूल बेचने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एसडीएम साहब वापस से वहां पर आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं कि सपना, तुम्हारी ये हालत ऐसी कैसे हो गई? कौन थी सपना और कौन थे एसडीएम साहब और किस वजह से सपना एसडीएम साहब को देखकर अपना चेहरा छुपा रही थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश कानपुर के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है सुरेश। सुरेश के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो उसे रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। सुरेश ने जैसी 12वीं क्लास कंप्लीट की थी तो उसके बाद उसके माता पिता उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन कराते हैं और एक अच्छे से प्राइवेट कॉलेज में उसको पढ़ने के लिए भेजने लगते हैं। बेटा भी बड़ा खुश था और उम्मीदों के साथ कॉलेज जाता है कि वह अच्छे से अपनी पढ़ाई करेगा और कॉलेज लाइफ को एंजॉय करेगा। लेकिन वहां पर जाने के बाद पहले ही दिन उसकी नज़र कॉलेज के अंदर एक सपना नाम की लड़की पर पड़ती है जो कि उसी की क्लास में पढ़ा करती थी और वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। अब जैसे सुरेश ने सपना को देखा था तो उसके बाद वह उससे प्यार कर बैठा था और इसके बाद अब वह मौका ढूंढ रहा है कि किस दिन वह सपना से अपने प्यार का इजहार करे। धीरे धीरे 10 से 15 दिन बीत जाते हैं लेकिन 10-15 दिन तक वह लगातार उसकी तरफ देखता ही रहता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं कह पाता है। 10-15 दिन बाद अचानक से एक दिन उसे मौका मिल जाता है जहां पर उसे सपना अकेली मिल गई थी और जो सुरेश होता है वह सपना से जाकर अपने प्यार का इजहार कर देता है और कहता है कि सपना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता हूं। 10-15 दिन लगातार जब सुरेश सपना की तरफ गौर देता है तो सपना भी इस बात को महसूस कर लेती है और कहीं ना कहीं वह भी उससे प्यार कर बैठी थी। सपना भी ये बात सुनकर अपने प्यार का इजहार सुरेश से कर देती है और इसके बाद दोनों कॉलेज के अंदर एक दूसरे के साथ प्यार भरे लम्हों को बिताने लगते हैं और अच्छे से उनके दिन व्यतीत होने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वे लोग फाइनल ईयर में पहुंच जाते हैं और अब तक पूरे कॉलेज में सपना और सुरेश के बारे में पता चल गया था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। वहीं पर जो सपना और सुरेश होते हैं वह भी एक दूसरे से वादा कर बैठे थे कि ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे और एक बड़ा अधिकारी बनने के बाद एक दूसरे से शादी करेंगे और अपने जीवन को एक साथ बिताएंगे। उससे पहले हम लोग अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताएंगे। ये बातें तय हो गई थी और बातें तय होने के बाद दोनों अब अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेते हैं और ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद आगे की पढ़ाई बड़ा अधिकारी बनने के लिए करने लगते हैं। यहाँ पर जो सुरेश होता है उसके जो पिता होते हैं वो सरकारी नौकरी में थे और अच्छा खासा रुपया पैसा था तो वह अपने बेटे को यहाँ से दूसरे शहर भेज देते हैं कोचिंग लेने के लिए और कहते हैं कि बेटा वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर। इधर जो सपना होती है वह यहीं से रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई करने का फैसला करती है क्योंकि उसके पिता प्राइवेट नौकरी में हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन सपना और सुरेश दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे और ढेर सारी बातें इन दोनों के बीच में हुआ करती हैं। सपना और सुरेश मेहनत कर रहे थे सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, बड़ा अधिकारी बनने के लिए और एक दूसरे के साथ प्यार भरा टाइम भी व्यतीत कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे उनका पहला एग्जाम आने वाला होता है उसी दौरान जो सपना के पिता होते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के कारण जो सपना होती है वह पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती है और अपने पिता का इधर उधर घूमकर इलाज कराने लगती है। जैसे सुरेश का फोन उसके पास आता है तो वह इस बात को सुरेश को बताना अच्छा नहीं समझती क्योंकि उसे लगता है कि अगर सुरेश को इस बात के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा इस बात की टेंशन लेगा और अगर उसने इस टाइम पर टेंशन लिया तो उसके बाद उसके पेपर में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसी वजह से अपने पिता के बारे में वह सुरेश को कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद वो दोनों बातें करते रहते हैं और धीरे धीरे जो सुरेश होता है वह पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है और एक एसडीएम बन जाता है। सुरेश जैसे एसडीएम बना था तो उसे इस बात की बड़ी खुशी होती है और वह सबसे पहले सपना को फोन करके ये खुशखबरी देता है और कहता है कि सपना, मैं एसडीएम बन चुका हूं और अब कुछ दिन की ट्रेनिंग करने के बाद मैं अपने कार्यभार को संभाल लूंगा। कोई बात नहीं, इस बार
तुमने पेपर नहीं दिया है तो अगली बार तुम पेपर देना और तुम्हारा भी जल्द से कोई ना कोई टेस्ट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। दरअसल इस साल सपना ने सुरेश से बहाना लगा दिया था, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम आया था सुरेश ने सपना से कहा था कि एग्जाम देने चलते हैं, लेकिन सपना ने कह दिया था कि मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और मैं इस बार एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, कोई बात नहीं, इस बार तुम दे लो और अगली बार मैं दे लूंगी। इस बात को सुनकर सपना सुरेश को बहुत बहुत बधाई देती है और इसके बाद फोन कट जाता है। लेकिन आज जो ये फोन कटा था उसके बाद सपना कभी भी सुरेश के पास फोन नहीं करती है और इधर से जब सुरेश अपने पास से सपना को फोन करता है तो उसे पता चलता है कि इस नंबर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहां तक कि जो सुरेश होता है और नंबरों से भी इस फोन पर मिलाने की ट्राई करता है। इसके बाद जो सुरेश होता है वहां से सपना के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो सपना के वहां पर जाकर पता करता है कि सपना कहां है तो उसे सपना के बारे में कोई भी बात नहीं मिलती। अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं कि पता नहीं जाने कहां चली गई, वो लोग तो रातों रात यहां से गायब हो गए और उनके बारे में कोई भी खास खबर नहीं है। यह बात सुरेश को अंदर तक हिला देती है और वह सोचने लगता है सपना के बारे में कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो उसका ना तो फोन मिल रहा है और ना वो मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस बात को सोचकर वह परेशान तो काफी था, लेकिन उसका सपना भी पूरा हो गया था और उसका ट्रेनिंग के जाने का टाइम आ जाता है। इसके बाद जो सुरेश होता है वहां से अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है, लेकिन दिमाग में उसके सपना ही घूम रही थी और वह बार बार सपना से बात करने की कोशिश किया करता है। यहां तक कि ट्रेनिंग के दौरान वह अपने कॉलेज फ्रेंड से सभी से बात करता है और सपना के बारे में पता लगाता है, लेकिन कहीं से भी उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता और धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। जैसे उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन अब तक भी सुरेश बार बार सपना को ढूंढने की कोशिश किया करता है और जब वह ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है, उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता, तो उसके बाद वह भी थक हार कर बैठ जाता है और मायूसी के साथ अपने समय को व्यतीत करने लगता है। सुरेश के माता पिता जब देखते हैं कि बेटा अधिकारी बन चुका है और अब यह शादी के युग भी हो गया है, तो उसके बाद उससे एक दिन उसकी शादी की चर्चा करते हैं, लेकिन सुरेश अपने घर वालों से साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि नहीं माँ बाबू जी, मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सपना से प्यार किया करता था और सपना के बिना मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब माता पिता बड़े ही खुले विचार वाले थे, तो वो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो बताओ उनका घर कहाँ है, मैं खुद जाकर तुम्हारी शादी की बात उनसे करूंगा। लेकिन इस बात को सुनते ही सुरेश की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो अपने पिता के सामने फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि पिताजी, अगर इतना पता होता तो कब का मैं आपको खुशखबरी दे चुका होता हमारी दोनों की शादी की, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए हैं। काफी ज्यादा मैंने छानबीन कर ली है, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं चला है। इस बात को सुनकर सुरेश के पिता भी बड़े ही हैरान और परेशान होते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर से तुम एक बार फिर से सपना से मिल पाओगे या फिर उसके बारे में जो भी बात है तुम्हें पता चल जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं मिली तो शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। तो सुरेश कहता है कि हाँ पिताजी, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन बिना सपना के शादी करने के लिए मुझे कुछ तैयार होना होगा और जब तक मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाता तब तक आप मुझसे शादी की बात नहीं करोगे। इसके बाद जो सुरेश के घर वाले होते हैं वह भी उसकी इस बात के लिए मान जाते हैं और सुरेश ऐसे ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगता है। जहां पर भी उसकी पोस्टिंग हुआ करती वह मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता और जब भी कभी उसे सपना की याद आया करती तो वह काफी ज्यादा उदास और हताश हो जाया करता। ऐसे करते करते उसकी पोस्टिंग अयोध्या के अंदर हो जाती है और वहां पर रहकर वह मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगता है। अब तक भी बार बार उसे सपना की याद सताया करती और जब भी उसे सपना की याद आया करती तो वह काफी ज्यादा उदास हो जाया करता। यहाँ पर आने के बाद जो सुरेश है वो सोचने लगता है कि क्यों ना भगवान श्री राम के मंदिर की पूजा कर ली जाए और पूजा करने के लिए जो सुरेश होता है वह दूसरे दिन सुबह सुबह अपने घर से उठकर सीधा मंदिर प्रांगण में पहुंच जाता है, जहां पर वह आज पूजा करना चाहता था और वहां पर जाकर पूजा के लिए एक बुजुर्ग महिला से फूल खरीदने लगता है। लेकिन जब वो इस बुजुर्ग महिला से फूल खरीद रहा था तो उसके साइड में ही फूल बेचने वाली एक लड़की, जिसकी आंखें दिखाई दे रही थी, बाकी उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर कर रखा था, वह अजीब निगाहों से एसडीएम साहब की तरफ देख रही थी और यह बात एसडीएम साहब नोटिस कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि कौन हो सकती है और किस वजह से ये अपना चेहरा छुपाकर मेरी तरफ ऐसे देख रही है। इसके बाद एसडीएम साहब इस बात को ज्यादा उसे जाहिर नहीं होने देते और वहां से फूल खरीदकर आगे की तरफ चले जाते हैं। इधर वह लड़की जो फूल बेच रही थी वह अपने चेहरे से उस कपड़े को हटाती है और दोबारा से वहां पर फूल बेचने लगती है। दरअसल वह लड़की और कोई नहीं, वही सपना थी, जिसने सुरेश के एसडीएम बनते ही उससे बातचीत करना बंद कर दिया था और न जाने कहां गायब हो गई थी। इसके बाद सुरेश थोड़ी आगे जाता है और थोड़ी आगे जाकर छुपकर सपना को देखने लगता है और जैसे ही वो सपना का चेहरा देखता है तो एकदम से सपना को पहचान लेता है
है कि ये तो सपना है और यहाँ पर फूल बेचने का काम क्यों कर रही है। इसके बाद सुरेश चुपके से सपना के पास जाकर खड़ा हो जाता है और एकदम से जब सपना उसकी तरफ देखती है तो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन सुरेश कहता है कि सपना, चेहरे को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। इसके बाद जो सपना होती है वह भी अपने चेहरे छुपाने की कोशिश को बंद कर देती है और चुपचाप वहां पर खड़ी रह जाती है और सुरेश की तरफ देखती रहती है। सुरेश की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इधर जो सुरेश होता है वह भी सपना की तरफ देखते हुए उसकी भी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तभी जो सपना होती है वो कहने लगती है कि आपने फूल तो खरीद लिए है ना, आप अंदर जाकर मंदिर में पूजा कीजिए और मेरे काम को खराब मत कीजिए। यहाँ पर मैं फूलों की दुकान लगाया करती हूँ और अगर आप इस तरह से खड़े रहोगे तो और कोई ग्राहक मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी को ज़्यादातर जल्दी होती है। ऐसा कहकर वह उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगती है। लेकिन तभी सुरेश अपने आप को संभालता है और कहता है कि सपना, ये तुम कह क्या रही हो? आज हम लगभग 5 साल में मिले हैं और 5 साल बाद मिलने के बावजूद भी तुम मुझसे ऐसा बिहेव कर रही हो। आखिर मेरी गलती क्या थी और किस वजह से तुम उस दिन के बाद जब से मैं एसडीएम बना था मुझसे बातचीत करना बंद कर दी? इसके बाद जो सपना होती है पहले तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती है, उससे बार बार यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन जब एसडीएम साहब कह देते हैं कि ठीक है, कितने रुपए के तुम्हारे फूल होंगे, तो वह बता देती है कि इतने रुपए के हैं और उसके बाद जो एसडीएम साहब होते हैं इतने ही पैसे निकालकर सपना को दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, लाओ ये फूल मुझे दे दो और इसके बाद तो अब तुम मुझसे बात करोगी। उसके बाद सपना चुपचाप खड़ी रह जाती है और एसडीएम साहब उन सभी फूलों को उठाकर उस बुजुर्ग महिला को दे देते हैं और कहते हैं कि ये लो, आप इन फूलों को बेच लेना और जो मुनाफा है उसे कमा लेना। ऐसा कहकर जो एसडीएम साहब होते हैं सपना से अपने साथ कॉफी पीने के लिए कहने लगते हैं और कहते हैं कि सपना चलो पहले कॉफी भी पियेंगे और तभी साथ में बैठकर बातें करेंगे। अब सपना साथ तो नहीं जाना चाहती, लेकिन जब उसने उसके पूरे फूल खरीद लिए थे तो उसके बाद मजबूरन उसे उसके साथ चलना पड़ता है। सपना उसके साथ चली जाती है और वहां पर एक कैफे में जाकर वो दोनों कॉफी पीने लगते हैं। कॉफी पीने के दौरान जो सुरेश होता है वह सपना से पूछने लगता है वह कारण कि किस वजह से उसने बात करना बंद किया था और आज तक कभी भी उसने उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तो जो सपना होती है वह अपनी आंखों में आंसू तो ले ही आई थी और उसके बाद कहने लगती है कि सुरेश, तुम तो एक एसडीएम बन गए थे, लेकिन कई तरह की न्यूज में मैंने ये सुना है कि जब किसी को कामयाबी मिल जाया करती है तो उसे घमंड आ जाता है और घमंड के कारण वह अपने प्रेमी हो या प्रेमिका हो उसको पूरी तरह से भूल जाता है। हम तो प्रेमी प्रेमिका हैं, अच्छे अच्छे पति पत्नी भी एक दूसरे से अलग हो गए सरकारी नौकरी लगने के घमंड में, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे पहले ही दूर हो लिया जाए और उसके बाद अपने जीवन को एकांत में व्यतीत किया जाए, क्योंकि तुम एक बड़े अधिकारी हो और तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आएंगे। मुझ जैसी गरीब लड़की से तुम शादी करके क्या करोगी? तभी सुरेश सपना से कहता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ सोच सकता हूं और ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ कर सकता हूं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता तो बेशक से मेरे बारे में पता कर लेना, मैंने आज तक शादी नहीं की है और मैं आज भी तुम्हारा वेट कर रहा हूं। यह बात सुनकर सपना पूरी तरह से भावुक हो जाती है, क्योंकि सुरेश बड़ा अधिकारी बनने के बाद भी अब भी उससे इतना ही प्यार किया करता था। और इसके बाद जो सपना होती है वह उसके गले लिपट जाती है और कहती है कि सुरेश, मुझे माफ कर दो, मैं तो यही सोच ली थी और इसी बात को सोचकर मैंने तुमसे बातचीत करना बंद कर दिया था और ना ही कभी तुमसे मिलने की कोशिश की। उसके बाद सुरेश उसे संभालता है और कहता है कि चलो वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता तो अच्छा खासा कमाया करते थे, फिर तुम्हें यहाँ पर आकर फूल बेचने की जरूरत कैसे पड़ गई? तो उसके बाद जो सपना होती है अपने जीवन के संघर्ष को बताती है। वह बताती है कि सुरेश, जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी तो उसके बाद जब मैं कोचिंग कर रही थी अपने शहर से ही, तो उसी दौरान पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है और खराब होने के बाद हमें पता चलता है कि लखनऊ के अंदर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और वह डॉक्टर साहब हमारे पिताजी का इलाज कर देंगे। तो इसी वजह से हम रातों रात कानपुर छोड़कर लखनऊ में आकर बस गए, क्योंकि वहां पर भी हमारा किराए का मकान था और यहां पर भी किराए का मकान ही ले लिया था। इसके बाद हम वहां पर रहकर अपने पिता का खूब इलाज करवाते हैं, लेकिन कैसे भी करके वे ठीक नहीं हो पाते हैं और इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाते हैं। जब पिता की मौत हो गई तो घर की सबसे बड़ी बेटी मैं थी, मुझसे छोटी एक बहन थी और सबसे छोटा एक भाई था। तो घर की जिम्मेवारियां मेरे कंधों पर आ गई और जब मैं इधर उधर काम के लिए घूम रही थी तो उसी दौरान मेरी एक बुआ ने मुझे यहाँ पर रहकर काम करने की सलाह दी, क्योंकि अब तक जो माँ थी उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी, तो नौकरी से कैसे भी मेरी पूर्ति नहीं होने वाली थी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आया करते हैं और यहाँ पर फूलों का अच्छा खासा मुनाफा हो जाया करता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जिस बुजुर्ग महिला से तुमने फूल लिए थे वह और कोई नहीं, मेरी बुआ थी और मैं उनके साथ रहकर ही यहाँ पर काम करने लगी। यह सभी बातें सुनकर जो सुरेश होता है उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो जाती हैं और वह एकदम से सपना को गले से लगाता है और
कहता है कि सपना, अगर तुम एक बार मुझे ये बात बता देती तो तुम्हें इतने दुख बिल्कुल भी झेलने नहीं पड़ते। मैंने अब तक शादी तुम्हारे लिए नहीं की है और कोई बात नहीं, तुम्हारे परिवार की जितनी भी जिम्मेवारी है उन सभी को मैं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब पहले तो सपना सुरेश से मना करती है, कहती है कि नहीं सुरेश, तुम बहुत बड़े अधिकारी हो, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि फूल वाली लड़की से एक बड़े अधिकारी ने शादी कर ली। लेकिन सुरेश साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि देखो सपना, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं नहीं जानता कि लोग क्या कहेंगे और क्या लोग हमारे बारे में बातें बनाएंगे। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार किया करता हूं और मैं तुम्ही से शादी करूंगा। इसके बाद जो सपना होती है उससे कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पहले मैं अपने परिवार वालों से बात कर लेती हूं, उसके बाद ही तुम्हें बताऊंगी। इसके बाद सुरेश कहने लगता है कि ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा करो तुम मेरे साथ ही चलो, पहले हम तुम्हारे घर चलते हैं और उसके बाद हमारे घर चलेंगे और हम दोनों अपने अपने परिवार वालों से बातें कर लेंगे। इसके बाद जो सुरेश होता है वह सपना को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और सीधा सपना के घर चला जाता है। सपना ने यहां पर भी एक किराए का घर ले रखा था और जैसे तैसे करके वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। यहां पर आने के बाद जो सुरेश होता है वह सपना की बीमार मां से पूछने लगता है इस बारे में कि इस तरह से मैं सपना से प्यार किया करता हूं कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इससे शादी करना चाहता हूं। शादी के बाद मैं आप लोगों का ख्याल भी अच्छी तरह से रखूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए होगी। इसके बाद जो सपना की मां होती है उसे अपनी बेटी के बारे में पहले से ही पता था कि वह सुरेश से प्यार किया करती थी और इसी वजह से सपना की मां इस बात के लिए हामी भर लेती है। इसके बाद सुरेश थोड़ी देर तक वहां पर ठहरता है और सपना को अपने साथ बिठाकर सीधा अपने माता पिता के पास ले जाता है, जहां पर वह उसके साथ ही रहा करते थे। वहां पर जाने के बाद जैसे सुरेश के माता पिता को पता चलता है कि ये वही सपना है जिससे वो बेइंतहा प्यार किया करता था और आज तक भी इसे याद किया करता है, तो वो लोग भी इस शादी से बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। जितना भी खर्चा शादी के अंदर आया था वह सुरेश ने खुद ने चुकाया था और इसके बाद जो सुरेश होता है वह सपना से कह देता है कि सपना, पैसों रुपए की कोई भी दिक्कत नहीं है, परिवार की कोई भी टेंशन नहीं है, इन सब चीजों को मुझ पर छोड़ दो, लेकिन तुम आगे की पढ़ाई लिखाई करो और पढ़ लिख करके एक बड़ा अधिकारी बनो। पहले तो सपना मना करती है, लेकिन जब सुरेश बार बार इस बात के लिए जोर देता है तो उसके बाद सपना भी दोबारा से कोचिंग करने लगती है और कोचिंग करने के बाद एक ही बार में वो भी पीसीएस का एग्जाम निकाल लेती है और उसकी भी एक बड़ी पोस्ट लग जाती है। इसके बाद सपना और सुरेश दोनों एक साथ अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सुरेश सपना के घर वालों का भी अच्छी तरह से ख्याल रखा करता है और साथ में अपने माता पिता का भी ख्याल रखा करता है। यहाँ पर फिलहाल सुरेश और सपना को एक बच्चा भी हो चुका है जिसका नाम उन्होंने पार्थ रखा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।